So yeah, good evening everyone. So today we will start a new chapter whose name is Kinematics of a Particle. So before starting, let me give a quick introduction of myself. My name is Ayushman Shukla. I have completed my BTech from IIT Delhi in the year 2022 in Electronics and Communication Engineering branch. So we will today proceed with kinematics. So फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आपको समझाने दो कि काइनेमेटिक्स का मतलब क्या हुआ, ठीक है। काइनेमेटिक्स का मतलब नहीं, पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो काइनेमेटिक्स ऑफ अ पार्टिकल है इसके कितने सारे पार्ट्स हैं, ठीक है। सो देखो, अगर मैं यहाँ पे एक रफ फ्लो चार्ट बनाऊँ, है ना, काइनेमेटिक्स ऑफ अ पार्टिकल में आपको बेसिकली तीन चीज़ पढ़ना पड़ेगा। सो फर्स्ट इज हमारा 1D मोशन, है ना। 1D मोशन या आप इसे मोशन इन वन डायमेंशन भी कह सकते हो, 1D मोशन। Then another is 2D motion, two dimension motion, 2D motion. And the third one is जो कि बेसिकली हम लोग बाद में पढ़ते हैं, बट स्टिल हम लोग इसी में थोड़ा देख लेंगे। थर्ड वन इज सर्कुलर मोशन, ठीक है, सर्कुलर मोशन। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने एकदम बेसिक से। बेसिक मतलब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने काइनेमेटिक्स वाले पार्ट से, और काइनेमेटिक्स वाले पार्ट से शुरू करेंगे, फिर हम लोग आएंगे अपने 2D में, यानी पहले 1D से शुरू करेंगे, अपना बेस एकदम स्ट्रॉन्ग करेंगे। 1D खत्म हो जाएगा, फिर 2D में आएंगे। 2D जब खत्म हो जाएगा तो फिर हम लोग काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, ठीक है। ये भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, सो हमें इतना पढ़ना पड़ेगा काइनेमेटिक्स में। दिस इज द ओवरव्यू ऑफ काइनेमेटिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं अपना 1D मोशन, है ना। 1D मोशन, तो मोशन इन वन डायमेंशन इसका नाम है, मोशन इन वन डायमेंशंस, राइट। सो इस जो पहला चैप्टर है हमारा काइनेमेटिक्स में, दैट इज मोशन इन वन डायमेंशन, ठीक है। सो ये देखो, ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ये आपने ऑलरेडी नाइन्थ में पढ़ लिया है ना। आप अगर नाइन्थ में एनसीईआरटी देखोगे तो उसमें एक चैप्टर है फिजिक्स में मोशन करके, राइट। सो वो जो मोशन चैप्टर है वो आपको 1D मोशन ही है ना। आपने 2D मोशन का आज तक नाम नहीं सुना होगा और पढ़ा भी नहीं होगा, आई थिंक। होपफुली लाइक जो लोग ओलंपियाड के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वो शायद पढ़े होंगे, बट आई डोंट थिंक सो कि एक एवरेज बच्चा जो एक एकेडमिक ईयर में लाइक 9th या 10th में तो वो 2D मोशन पढ़ा होगा, है ना। सो सबने 1D मोशन ही पढ़ा है, जहाँ पे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, ये सब हम लोग बात करते हैं, ठीक है। उस पर उसके ऊपर हम लोग आते हैं। बट बिफोर प्रोसीडिंग हम लोग सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ मोशन। मोशन क्या होता है ना, क्योंकि ये समझना इंपॉर्टेंट है। सो पहले आप ये समझो कि मोशन क्या होता है। सो गिव अ हेडिंग मोशन, है ना, मोशन। आप मोशन को किस तरीके से डिफाइन करोगे ये बताओ। अगर मैं पूछूं डिफाइन मोशन, तो आप किस तरीके से डिफाइन करोगे मोशन को। अगर आप क्लास 9 के अकॉर्डिंग चलो तो इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला निकलता है, whenever a body is moving then that phenomena is known as motion, right। सो देखो, ये जो डेफिनेशन है ये क्लास 9 के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सही है, इसे सही कर सकते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बट ये डेफिनेशन अगर आप किसी 11th या 12th के टीचर को सुनाओगे तो वो आपको थोड़ा सा लाइक इंटरप्ट कर सकता है ना। टीचर लाइक आपको थोड़ा सा इंटरप्ट कर सकता है ना, कि आपका जो डेफिनेशन है उसमें थोड़ी सी एरर है ना। तो देखो, मोशन का डेफिनेशन होता है, मैं आपको पहले हिंदी में बता रहा हूँ। अगर आप ध्यान से सुनना, मोशन का डेफिनेशन ये है, अगर कोई भी पार्टिकल, है ना, अगर कोई भी पार्टिकल मूव करे विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट एंड टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू अनदर पार्टिकल एंड टाइम, ऐसे समझ लो। मतलब मोशन हम लोग तभी डिफाइन कर सकते हैं कि जब एक आदमी या फिर कोई भी एक पार्टिकल, वेन एवर अ पार्टिकल मूव with respect to other particle and time, then that phenomena is known as motion। फर्क क्या हुआ 9th और 11th वाले डेफिनेशन में। 9th में आप लोग सिंपली बता रहे थे कि whenever a particle moves, है ना। और इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे किसी के रिस्पेक्ट में, है ना, किसी के रिस्पेक्ट में, कि किसके रिस्पेक्ट में ये मोशन हुआ। मोशन और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो मोशन का डेफिनेशन ये हुआ कि कोई भी अगर पार्टिकल मूव करता है किसी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में और एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसे
उस फिनोमिना को हम लोग मोशन कहते हैं। सो whenever a particle moves, whenever a particle moves, है ना, with respect to another object, with respect to another particle in a particular interval of time, in a particular interval of time, then that phenomena is called motion. This is the definition for motion. ठीक है, देख सकते हो कितना ही आसान सा डेफिनेशन है। मैंने कुछ नहीं, मैंने जो आपको हिंदी में लिखा है वही मैंने आपको यहाँ पे, मतलब हिंदी में जो समझाया वही मैंने यहाँ पे आपको अंग्रेजी में लिख दिया। ठीक है, मोशन क्या है? कोई भी एक पार्टिकल अगर मूव करता है किसी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इन अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, तो उस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं? मोशन। मतलब किसी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में मूव करना चाहिए और एक पर्टिकुलर टाइम में मूव करना चाहिए। जैसे देखो, अगर मैं पूछूं कि ट्रेन, बहुत एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं ट्रेन का, है ना, तो मान लो कि ट्रेन में एक आदमी खड़ा है और ट्रेन चल रही है ना। सो अगर आप बाहर से ट्रेन को चलते हुए देखोगे तो आपको लगेगा कि वो आदमी क्या है? मोशन में है ना। ऑब्वियसली आप देखोगे कि ट्रेन जा रही है तो या वो आदमी मोशन में, वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है ना। लेकिन जो आदमी ट्रेन के अंदर है उसे ऐसा नहीं लगेगा कि आप अपना पोजीशन चेंज कर रहे हो, उसे लगेगा कि आप रेस्ट पे ही हो, राइट। सो मोशन ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अलग अलग होते हैं, है ना। ट्रेन के बाहर से आप पेड़ को देखोगे तो आपको लगेगा कि वो मूव कर रहा है, राइट। लेकिन अगर आप बाहर जाके खड़े होकर स्टिल देखोगे तो पेड़ कहाँ मूव करता है ना। तो मोशन डिपेंड करता है किसी के रिस्पेक्ट में, है ना। और आपने जो पेड़ को देखा ट्रेन के अंदर से, वो एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में देखा, है ना। एक पर्टिकुलर इंटरवल में आपको ऐसा लगा कि हाँ ये जो पेड़ है ये मोशन में है, ट्रेन के अंदर से देखने पर, है ना। सो दिस डिस्क्राइब्स मोशन। समझ में आ गया मोशन का मतलब? आई थिंक ये क्लियर होगा, राइट। सो ये होता है हमारा मोशन का मतलब। नाउ लेट्स प्रोसीड ऑन टू आवर नेक्स्ट हेडिंग। हेडिंग 2 नेक्स्ट। मोशन का मतलब समझ में आ गया। अब यहाँ पे हेडिंग 2, वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन, यहाँ पे हेडिंग 2, वन डायमेंशनल मोशन। कि वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है ना। सो डेफिनेशन लिखो, अ मोशन which takes place either on any one of x, y और z एक्सिस। समझ में आया? ऐसा मोशन जो कोई भी एक एक्सिस में ही अकर करे, यानी एक पार्टिकल एक्स एक्सिस में ही चल रहा है, या एक पार्टिकल वाई में ही चल रहा है, या एक पार्टिकल जेड में चल रहा है। अगर कोई ऐसा मोशन जो एक पर्टिकुलर एक्सिस में हो, देन दैट मोशन इज नोन एज वन डायमेंशनल मोशन। अगर एक पार्टिकल एक्स में चल रहा है और सिमिलरली वाई में चल रहा है ना, एक ही पार्टिकल एक्स में भी चल रहा है वाई में भी चल रहा है, ऐसा पॉसिबल है। ये हम लोग पढ़ेंगे 2D में। तो इस तरीके के मोशन को कहते हैं हम लोग 2D मोशन, जहाँ पे पार्टिकल एक्स में भी चलता है वाई में भी चलता है।
3D मोशन हमें नहीं पढ़ना, ठीक है। सो दिस इज वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है। तो मोशन समझ में आ गया, वन डायमेंशनल मोशन भी समझ में आ गया। नाउ लेट्स प्रोसीड ऑन टू आवर नेक्स्ट हेडिंग। नेक्स्ट हेडिंग दो, नेक्स्ट हेडिंग इज डिस्टेंस, है ना। डिस्टेंस बहुत ही बेसिक से शुरू कर रहे हैं, एकदम 9th वाला भी हम लोग चीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है। 9th में जो हम लोगों ने पढ़ा था वही हम लोग सेम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना। डिस्टेंस तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसको समझना, क्योंकि इसके ऊपर आपको जेई मेंस में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। सो जेई मेंस में मतलब डायरेक्टली आपको डिस्टेंस का डेफिनेशन तो नहीं पूछेगा, ऑब्वियसली आपको ग्राफ पूछ सकता है, ठीक है। डिस्टेंस तो पढ़ना ज़रूरी है। तो इसका अगर मैं बेसिक डेफिनेशन लिखूँ, है ना, डिस्टेंस क्या होता है, बताओ डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस इट इज़ डिफाइंड एज, यहाँ पे लिखो, इट इज़ डिफाइंड एज द टोटल पाथ covered by an object, ठीक है। टोटल पाथ कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे टोटल पाथ भी लिख सकते थे या टोटल लेंथ भी लिख सकते थे, है ना। इस चीज़ को हम लोग कहते हैं डिस्टेंस, है ना। ये इसकी डेफिनेशन हो गई, राइट। सो अगर हम लोग यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है, अगर मैं इसका लाइक थोड़ा सा आपको डायग्राम बताऊँ, है ना, एग्जाम्पल के थ्रू बताऊँ। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, ठीक है। मान लो एक पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू किया, है ना। ये पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू किया और ये पार्टिकल यहाँ देखो, ये पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू किया और ये पार्टिकल यहाँ तक गया, है ना। लेट्स से दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, है ना। और ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ, दिस डिस्टेंस इज 4 मीटर, है ना। और ये जो डिस्टेंस है दैट इज 3 मीटर, 3 मीटर, है ना। सो इफ आई आस्क यू द डिस्टेंस विच इज कवर्ड बाय दिस पार्टिकल, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि डिस्टेंस क्या होगी इस पार्टिकल की, मुझे बताओ, तो आप बिल्कुल हिचकिचाओगे नहीं, आप सिंपली बोलोगे डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल, बाय द ऑब्जेक्ट लिख दो, या पार्टिकल जो भी लिखना है, बाय द ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल पाथ या लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो देखो यहाँ पे कितना लेंथ कवर किया, तो आप देखो, तो यहाँ पे 4 मीटर ये आगे गया, है ना, एक्स एक्सिस में। अब यहाँ से देखो, मैं आपको ये चीज़ डेवलप करवा रहा हूँ। यहाँ से अगर देखो तो 4 मीटर ये आगे की ओर ऐसे से गया एक्स एक्सिस में, है ना। और फिर 3 मीटर ये ऊपर की ओर गया वाई एक्सिस में, राइट। सो अगर मैं आप पे लिखूँ, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 मीटर एक्स एक्सिस में, है ना, प्लस 3 मीटर राइट वाई एक्सिस में, 3 मीटर ऑन वाई एक्सिस। सो टोटल आंसर कितना आ गया, 7 मीटर। दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाई दिस पर्टिकुलर पार्टिकल, है ना। अब देखो यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट लिखने जा रहा हूँ पॉइंट, है ना। पॉइंट ये है कि यहाँ पे अगर देखो तो पॉइंट ये है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लेना। डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, है ना। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि आप कभी पढ़ते नहीं हो -2 मीटर। क्या आपने कभी ऐसे पढ़ा है कि -16 मीटर वो ट्रैवल किया, नहीं पढ़ा ना, राइट। तो डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। और दूसरा यहाँ पे ये पढ़ लेना, ये लिख लेना कि इट कैन बी कांस्टेंट, है ना। इट कैन बी कांस्टेंट बट नेवर नेगेटिव, बट नेवर नेगेटिव। डिस्टेंस कांस्टेंट हो सकता है बट कभी भी नेगेटिव नहीं होगा,
नेगेटिव, ये याद रख लेना, ठीक है। सो ये हमारा डिस्टेंस का सीन हो गया, ओके राइट। सो ये हो गया हमारा डिस्टेंस, ठीक है। अब ज़रा हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, एंड दैट इज डिस्प्लेसमेंट। हेडिंग दो हैशटैग डिस्प्लेसमेंट। सो जस्ट लाइक जैसे मैंने डिस्टेंस का आपको 9th का डेफिनेशन बताया था, वैसे डिस्प्लेसमेंट का भी 9th का डेफिनेशन ही काम आएगा यहाँ पे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, राइट। देखो अगर मैं इसका डेफिनेशन लिखूँ डिस्प्लेसमेंट का, तो क्या लिखूँगा यहाँ पे? लिखूँगा इट इज़ the shortest distance between the initial position, वही 9th वाला डेफिनेशन है, and the final position of object। और यहाँ पे एक आप डिस्टेंस में मैंने एक यहाँ पे पॉइंट आपको लाइक मिस करवा दिया है, आपको लिखना पड़ेगा, इम्पॉर्टेंट था, है ना। यहाँ पे आप एक और चीज़ लिख लो थर्ड पॉइंट में, जो कि ये चूँकि इंपॉर्टेंट इसलिए लिखा रहा हूँ, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, है ना। थर्ड पॉइंट में यहाँ पे लिख लो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, मतलब इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है ना, डायरेक्शन नहीं होता। डिस्टेंस के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, राइट, है ना। यहाँ पे अब लिखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहला, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव as well as positive। कांस्टेंट भी हो सकता, नेगेटिव भी हो सकता, एंड ऑल्सो कांस्टेंट एंड कांस्टेंट। यहाँ पे कांस्टेंट भी लिख लो कि डिस्प्लेसमेंट आपका जो है वो नेगेटिव भी हो सकता, पॉजिटिव भी हो सकता और कांस्टेंट भी हो सकता। क्यों? क्योंकि दिस इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और इसका डायरेक्शन भी है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना, राइट। सो ये आपको समझना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट के अंदर। अब अगर मैं थोड़ा सा इसको, जैसे मैंने आपको लाइक डिस्टेंस में बताया, अगर मैं आपको डिस्प्लेसमेंट का बताऊँ, ठीक है, तो वही वाला डायग्राम फिर से ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट को समझाने के लिए, है ना। सो अगर वो वाला डायग्राम फिर से ले लेते हैं एग्जाम्पल में, वही वाला डायग्राम को फिर से प्रोसीड करते। मैंने क्या कहा था, लेट सपोज कि एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल एक्स में ट्रैवल किया 4 मीटर, है ना, ये जो डिस्टेंस है दिस इज 4 मीटर्स, और इसने वाई में जो ट्रैवल किया दैट इज़ 3 मीटर्स इन वाई, है ना। 3 मीटर इसने वाई में ट्रैवल किया, जस्ट इमेजिन, है ना। सो अगर मैं पूछता कि आप मुझे इसका डिस्टेंस बताओ, तो डिस्टेंस तो आप आराम से बोल सकते थे कि हाँ 4 + 3 कितना हो गया, 7 मीटर, जो ऊपर आपने लिखा था। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे इसका डिस्प्लेसमेंट बताओ, है ना, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट देखो क्या मैंने डेफिनेशन बोला था, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो देखो इनिशियल पोजीशन तो इसका ये था, फाइनल पोजीशन इसका ये हो गया, इन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। सो दिस इज आवर इनिशियल, है ना, इनिशियल, एंड दिस वन इज योर फाइनल, है ना। एंड दिस पर्टिकुलर
डिस्टेंस, ये जो पर्टिकुलर हमारा डिस्टेंस है ना, दिस इज आवर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज आवर डिस्प्लेसमेंट, राइट, दिस इज आवर डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पूछूंगा, है ना, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू, ये हाइपोटेनस है, ये आप देख सकते हो, ये अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, हाइपोटेनस है, तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, है ना, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 25, है ना, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू हाउ मच, रूट 25। तो जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो जाएगी दिस इज इक्वल्स टू 5 मीटर, है ना, राइट, ये हो गया, है ना। अब चूंकि मैंने आपको बोला है कि जो डिस्प्लेसमेंट होती है डैट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इसके पास डायरेक्शन भी होगा और इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पार्टिकल का डायरेक्शन क्या था, तो मैग्नीट्यूड तो आपने निकाल लिया, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया 5, राइट। लेकिन अगर मैं इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन दिखाऊं, वेक्टरली, है ना, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन अगर मैं दिखाऊं, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का दिखाऊं, तो ये देखो कितना हो जाएगा। आप देख सकते हो कि पार्टिकल, ध्यान से देखना, आप देख सकते हो कि जो हमारा पार्टिकल है वो एक्स में 4 मीटर आगे ट्रैवल किया और वाई में 3 मीटर ऊपर ट्रैवल किया, राइट। सो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जो टोटल हमारा वेक्टर का जो रिप्रेजेंटेशन होगा दैट विल बी 4 मीटर इन एक्स डायरेक्शन, तो 4 आई कैप, प्लस 3 मीटर इन वाई डायरेक्शन दैट इज 3 जे कैप, इस तरीके से। तभी तो आप इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालोगे, देयरफॉर मैग्नीट्यूड, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैंने आपको बताया है वेक्टर के एक लेक्चर में, दिस इज आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 9 विच इज इक्वल्स टू रूट 25, उस वैल्यू इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। सो इस तरीके से आप अपने वेक्टर को, मतलब वेक्टरली से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो डिस्प्लेसमेंट को। अच्छा, आप एक और चीज़ नोटिस करो, है ना, आप एक और चीज़ यहाँ पे नोटिस करो, क्या कि आप देख सकते हो कि ये मैंने सेम प्रॉब्लम लिया था डिस्टेंस में भी, है ना, डिस्टेंस में भी मैंने सेम वैल्यू लिया था, सेम डायग्राम लिया था। तो यहाँ पे देखो तो डिस्प्लेसमेंट में आपका वैल्यू आया 5 मीटर, है ना, और डिस्टेंस में ये सेम वैल्यू आया था कितना, 7 मीटर। तो आपको ऐसा लग रहा है क्या कि ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज ऑलवेज लेस देन डिस्टेंस, लग रहा है ना, जो डिस्टेंस होता है डैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, या डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन डिस्टेंस, क्योंकि आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे जब सॉल्व किया था डिस्प्लेसमेंट निकाला, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 5 आया था और इधर मैंने अगर सॉल्व किया तो डिस्टेंस 7 आया, है ना। तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, नहीं लिख सकता हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं लिख सकता हूँ। मुझे यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे आप नोट कर लेना, इसे इंपॉर्टेंट है कि जो डिस्टेंस है हमारा, है ना, डिस्टेंस इज ऑलवेज, या तो डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा या इक्वल होगा किसके, मैग्नीट्यूड, हाँ मैग्नीट्यूड बोल दो या मॉड बोल दो, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये आप याद रखोगे, ये इंपॉर्टेंट है, राइट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये प्लीज़ आप याद रखना, ठीक है। सो डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब आप तुम मेरे से पूछोगे कि यहाँ पे डिस्टेंस में मैग्नीट्यूड क्यों नहीं लगाया, डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड क्यों लगाया, है ना। तो देखो यार, डेफिनेशन पे आओ, डेफिनेशन में मैंने डिस्टेंस का क्या लिखवाया है, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। और मैंने आपको एक और चीज़ बताया, अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है अभी तक तो आपको पता चल गया होगा कि मैग्नीट्यूड के अंदर जो भी चीज़ आती है वो हमेशा रिजल्ट, जो उसका आउटपुट जो आता है वो हमेशा पॉजिटिव आता है। तो मुझे डिस्टेंस में मैग्नीट्यूड लगाओ चाहे मत लगाओ, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा,
डेफिनेशन है इसका। लेकिन चूंकि डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। वेक्टर क्वांटिटी के पास आपको डायरेक्शन भी होते हैं। डायरेक्शन आपको नेगेटिव में भी हो सकते हैं, पॉजिटिव में भी हो सकते हैं, राइट। दैट्स वाई यहाँ पे मैंने मैग्नीट्यूड लगाया, ठीक है। अब समझ में आया कि यहाँ पे क्यों मैंने मैग्नीट्यूड लगाया, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी की जो मैग्नीट्यूड है वो आपको लाइक सॉरी वेक्टर क्वांटिटी जो होता है उसके पास डायरेक्शन होता है ना। डायरेक्शन होता है। देखो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, सो लेट्स टेक अ रियली गुड एग्जांपल, है ना। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि एक हमारा ये पाथ है, ठीक है, ये ठीक है, ये पाथ है ना। और एक पार्टिकल ए है, वो यहाँ से चलना शुरू किया, है ना। एक पार्टिकल ये है, वो यहाँ से चलना शुरू किया, ठीक है। वो यहाँ से चलना शुरू किया, इसका मैं वैल्यू देता हूँ, दिस इज़ 0,0, 0,0 से चलना शुरू किया एंड दिस इज़ 5,0, है ना, 5,0। और ये हमारी क्या हो गई, पाथ हो गई, ठीक है। ये पॉइंट पे चलना शुरू किया। तो अगर मैं यहाँ पे आपसे डिस्टेंस की वैल्यू पूछूंगा, डिस्टेंस डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बताओ। डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ पे कितना ट्रेवल किया, ये 5 मीटर, राइट। और अगर मैं यहाँ से डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पूछूँ, डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, 5 मीटर, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है कहाँ, ये तो एक स्ट्रेट लाइन है ना। ये तो पार्टिकल जो है ये तो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है ना। तो अगर आप यहाँ पे लगाओगे द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, तो आपको पता होगा कि स्ट्रेट लाइन जो होती है वो हमेशा शॉर्टेस्ट होती है डिस्टेंस, राइट। सो आप देख सकते हो कि आप यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों इक्वल आ गए, है ना। अब समझ में आया कि मैंने जो यहाँ पे ऊपर ये जो फॉर्मूला लिखा था ना, यहाँ पे इक्वल टू का साइन मैंने इसलिए लगाया था। ये जो मैंने इक्वल टू का यहाँ पे साइन लगाया है ना, ये वाला इक्वल टू का जो साइन लगाया है, ये मैंने इसलिए लगाया था कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हो जाए, उस केस में आपको इक्वल टू का साइन लगाना पड़ेगा, है ना। सो ये तो समझ में आ गया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लो, नेक्स्ट एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। इक्वल टू का समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग मॉड्यूलस क्यों लगाते हैं। एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल की अगेन ये हमारा पाथ है, ठीक है। थोड़ा सा और इसे जस्टिफाई करते हैं इस पाथ को, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि ये हमारा पाथ है, और इसको अगर मैं थोड़ा सा इंक्रीज करूँ, हाँ ठीक है, दिस इज़ आवर पाथ, राइट। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि यहाँ पे एक पार्टिकल हमारा ए था, है ना। उसने ये जो टोटल लेंथ है दिस इज़ 5 मीटर, एंड ये जो टोटल लेंथ है दिस इज़ 8 मीटर्स, 8 मीटर। या फिर एक ऐसा करो ना, ये ना करो, ये ना करो, आप ऐसे देख लो, ये वाला तो वही हो जाएगा, वही वाला केस मैंने ले लिया दोबारा, राइट। तो ये आप ना करो, मैं आपको बताता हूँ आप क्या करो, रुको। इसे यहाँ से रब कर दो, राइट, हाँ अब सही रहेगा। अब हम लोग यहाँ पे प्रोसीड करते हैं। ये जो टोटल डिस्टेंस है, ये जो टोटल डिस्टेंस है, ये जो स्ट्रेट लाइन है दिस इज़ 5 मीटर। तो अगर मैं यहाँ से आपसे डिस्टेंस की वैल्यू पूछूंगा, डिस्टेंस, तो आप क्या बताओगे, फिर से 5 मीटर। लेकिन अगर मैं इस बार आपसे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पूछूंगा, डिस्प्लेसमेंट, तो आप क्या बोलोगे, -5 मीटर। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स में जा रहा है ना भाई। पार्टिकल जो है, पार्टिकल इज ट्रैवलिंग इन नेगेटिव एक्स। आप ध्यान से देखो, मैंने आपको क्या बोला था, आपको डायरेक्शन कंसिडर करना पड़ेगा। जो भी वेक्टर क्वांटिटी है उसको आपको, ये मैंने वेक्टर के फोर्सेस, वेक्टर एंड फोर्सेस वाले लेक्चर मैंने आपको बहुत अच्छे समझाया है। मैं आपको बोला था कि कोई भी अगर वेक्टर क्वांटिटी हो तो उसे आपको डायरेक्टली ऐड नहीं करना है, उसे डायरेक्शन स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ
कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसे नहीं लिखो यार, डिस्प्लेसमेंट मत लिखो, यहाँ पे लिख देता हूँ पार्टिकल मोशन इज इन नेगेटिव एक्स एक्सिस, पार्टिकल मोशन इज इन नेगेटिव एक्स एक्सिस, है ना। ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट, ये तो पता ही है क्या होती है, हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, समझ में आया। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे नेगेटिव सिंबल लगाया। अगर मैं इसे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करूँ, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, -5 आई कैप, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स में जा रहा है तो माइनस आई कैप लगता है, तो -5 आई कैप। और अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लूँ, है ना, मैग्नीट्यूड अगर मैं लूँ इसका, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट लूँगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, रूट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 विच इज इक्वल्स टू 5। अब समझ में आया यहाँ पे क्यों हम लोगों ने मैग्नीट्यूड लिया था, मॉड का सिंबल क्यों लगाया था, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, देख सकते हो माइनस आ गया यहाँ पे, है ना। सो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है वहाँ पे आपको सिंबल कंसिडर करना है, डायरेक्शन कंसिडर करना है ना। सो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट का खेल। यहाँ पे एक और चीज़ लिख लो, डिस्प्लेसमेंट ये बेसिकली आप देख खुद भी लिख सकते हो, बट मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला होता है, डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज मॉड ऑफ, या फिर ऐसे लिख लो, मॉड ना लगाओ, हटाओ। डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट। ये हमारी डिस्प्लेसमेंट की फॉर्मूला होती है ना। तो यही तो कर रहे थे सबसे, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस था, मतलब जो लेंथ आ रहा था, वही लेंथ क्या था, हमारा डिस्प्लेसमेंट था, है ना। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट। और आई थिंक ये आपको चीज़ें क्लियर हो गई यहाँ तक, है ना। डिस्प्लेसमेंट मैंने क्लियर कर दिया, डिस्टेंस भी मैंने क्लियर कर दिया, है ना। अब ज़रा हम लोग आते हैं थोड़ा सा पोजीशन के ऊपर, है ना, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। यहाँ पे देख लो, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, है ना। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट क्या है, वही बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, एक पॉइंट की पोजीशन हम लोग कैसे दिखाते हैं, है ना। अब ये सब तो लाइक वेक्टर में आप लोग पढ़ोगे मैथ्स में, बट स्टिल मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, सो पोजीशन ऑफ अ पॉइंट को अपन डिफाइन कैसे करें, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, इट इज द लोकेशन ऑफ a point with respect to, नहीं, it is a location of a point in a particular interval of time, in a particular interval of time, है ना। ये होता है हमारा पोजीशन ऑफ अ पॉइंट का डेफिनेशन, राइट। नाउ लेट्स कंसिडर अगेन कि अगर मैं यहाँ पे एक ग्राफ बनाऊँ, है ना, यहाँ पे ग्राफ से समझना, ये हमारा वाई एक्सिस हुआ, ये हमारा एक्स एक्सिस हुआ, है ना। यहाँ पे मैंने लेट्स से एक पॉइंट को एज्यूम किया, दिस इज पॉइंट ए 3, ऐसे नहीं करो, 2, 3, है ना। और दिस इज आवर ओरिजिन, ये तो पता ही ओरिजिन है, दिस इज 0, 0। ओरिजिन पे आपको कोऑर्डिनेट्स पता होंगे कि ये 0, 0 होता है ना। तो अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, देखो पोजीशन वेक्टर होता है ना, क्योंकि लोकेशन है यार, है ना। पोजीशन वेक्टर, इसे हम लोग कहते हैं ओ ए वेक्टर,
है ना। ओरिजिन के रिस्पेक्ट से अगर हम लोग किसी भी एक पॉइंट को देख रहे हैं ओरिजिन के रिस्पेक्ट से, है ना, तो उससे हम लोग पोजीशन वेक्टर कहते हैं। तो पोजीशन वेक्टर ओ ए क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ओ ए हो जाएगा ए वेक्टर माइनस ओ वेक्टर origin vector. This will be 2i cap plus 3j cap, है ना, माइनस 0i cap प्लस 0j cap। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना ज़रूरी है, ठीक है। जब तक थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाओगे, अरे यार ये क्या हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ। सो दिस विल बी, कहाँ के चला गया क्या ये, नहीं, दिस विल बी ए वेक्टर माइनस ओ वेक्टर। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 0i कैप प्लस 0j कैप। सो दिस इज हाउ मच, 2i कैप प्लस 3j कैप। यही है हमारा पोजीशन वेक्टर। ऑलराइट, सो पोजीशन वेक्टर क्या है, कुछ नहीं है, एक लोकेशन ऑफ अ पॉइंट है विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, और इसे हम लोग हमेशा ऑरिजिन से मेजर करते हैं ना। यहाँ पे आप लिखना चाहो तो लिख लो, इट इज़ ऑलवेज, है ना, पोजीशन वेक्टर इज measured from origin। है ना, पोजीशन वेक्टर इज मेजर्ड फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे ओरिजिन को रिस्पेक्ट मान करके, ओरिजिन को लाइक ओरिजिन का मैंने पॉइंट ऑफ रेफरेंस लिया, तो यहाँ पे मैंने ओ ए वेक्टर को ऐसे लिखा है। पोजीशन वेक्टर को मैं क्या लिखूंगा, ओ ए वेक्टर। तो ओ ए वेक्टर का आपको फॉर्मूला पता होगा कि दिस इज ए वेक्टर माइनस ओ वेक्टर। मैथ्स का चीज़ है बट मैं स्टिल बता दे रहा हूँ। कोई भी वेक्टर को अगर आपको दिखाना है ना ओ ए वेक्टर, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर माइनस ओ वेक्टर, ठीक है। तो 2i प्लस 3j, क्योंकि ये x में 2 है, y में 3 है ना। अरे यार अगर आप इसका ध्यान से देखो ना, तो ये इसका हो जाएगा ना, दिस इज x एंड दिस इज y, यही तो होगा। दिस इज 2,0 एंड दिस इज 0,3। तो मैंने वही लिखा है यहाँ पे, ठीक है। दिस इज दी पोजीशन वेक्टर ओ ए। अब ऐसे दूसरा एग्जांपल लो, ये तुम करके दिखाना, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, ये हमारा वही हो गया एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, है ना। दिस टाइम लेट्स कंसिडर कि एक पॉइंट हमारा यहाँ पे है एंड इट्स कोऑर्डिनेट्स आर 2,4, -1। ये इसका कोऑर्डिनेट्स है एंड दिस इज द ओरिजिन। ओरिजिन है ये 0,0 एंड लेट्स से इस पॉइंट को मैं P लिख देता हूँ। तो आप मुझे पोजीशन वेक्टर ऑफ P लिख के दिखाओ, है ना। पोजीशन वेक्टर ऑफ P मुझे लिख के दिखाओ। तो अगर मैं पोजीशन वेक्टर ऑफ P लिखूंगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ P अगर मैं लिखूंगा तो वो कितना हो जाएगा, OP वेक्टर हो जाएगा। पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन से देखते हैं, OP वेक्टर। अब OP वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, P वेक्टर माइनस O वेक्टर, P वेक्टर माइनस O वेक्टर। सो P वेक्टर कितना है, 2i प्लस 4j माइनस k कैप, क्योंकि नेगेटिव जेड में है, माइनस 0i प्लस 0j प्लस 0k। ये हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो हमें यही मिल जाएगा। OP वेक्टर जो इसकी पोजीशन वेक्टर हुई, दिस इज 2i प्लस 4j माइनस k कैप, दिस इज द आंसर, ठीक है। सो दिस इज द पोजीशन वेक्टर, है ना, राइट। सो ये हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर समझ गए, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट समझ गए, है ना। फिर अपन आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज एवरेज स्पीड, है ना, एवरेज स्पीड।
देखो सब फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना। एवरेज स्पीड होता है ना, ऐसे लिख सकते हो, इट इज़ डिफाइंड बाई द टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, है ना। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई टोटल टाइम टेकन। ये उसका होता है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, राइट। ये हो गया एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। जैसे फॉर एग्जांपल है ना, अगर मैं यहाँ पे एक वही फिर से ग्राफ बना देता है, एक सेम कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो यहाँ पे वही ले लेते हैं, लेट्स से ये 10 मीटर है ना, ये हमारा 8 मीटर है, ठीक है। एक पार्टिकल ए जो है वो यहाँ से चलना शुरू किया, एक पार्टिकल ए यहाँ से चलना शुरू किया। ये जो डिस्टेंस है ये इसने कवर किया है 3 सेकंड में, है ना, 3 सेकंड में 8 मीटर चला 3 सेकंड में, है ना। और ये जो इसने डिस्टेंस कवर किया ये किया इसने 2 सेकंड में, ठीक है। सो मुझे बताओ एवरेज स्पीड की वैल्यू क्या होगी, है ना। देन एवरेज स्पीड की वैल्यू क्या होगी, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 10 मीटर प्लस 8 मीटर अपॉन टोटल टाइम टेकन कितना हो गया, 3 सेकंड प्लस 2 सेकंड, तो दिस इज 18/5 मीटर पर सेकंड, 18/5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये हो गया हमारा एवरेज स्पीड का एग्जाम्पल, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं, नेक्स्ट हेडिंग डालो, नेक्स्ट इज एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, राइट। अगेन इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल हो जाएगा, क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है, ये होता है। ऑलराइट, अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूँ, इसका भी एग्जांपल, सॉरी, दिस इज 3 मीटर, ऐसा कह सकते हो, दिस इज 4 मीटर एंड दिस इज 3 मीटर, है ना। ये जो 4 मीटर चला ये चला आपको 2 सेकंड में, और ये 3 मीटर चला आपको 3 सेकंड में, ठीक है। देन एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, तो आपको सबको पता है कि एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाई टोटल टाइम टेकन, है ना।
तो अगर मैं आप पे इस पर्टिकुलर चीज़ का डिस्प्लेसमेंट लिखूंगा तो आपको पता है मैंने कुछ ही देर पहले निकाला है, ये हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट, है ना, ये हो जाएगा, ये आता है 5 मीटर, है ना, 5 मीटर पता हो तो। सो एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। सो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 5 मीटर, और टोटल टाइम कितना हो गया, 5 सेकेंड, है ना। सो एवरेज वेलोसिटी, है ना, एवरेज वेलोसिटी this will be 5/5 which is 1 मीटर पर सेकेंड, राइट। ये हो गया इसका सी डायग्राम, ठीक है। अब देखो किसी भी चीज़ का हम लोग यहाँ पे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन समझते हैं, सिंबॉलिक हाँ, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अगर हम लोग इसका समझें, सो देखो किसी भी चीज़ का एवरेज लेना है ना, तो हम लोग इसे इस सिंबल से दिखाते हैं, एवरेज स्पीड को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी को ऐसे दिखा दो, एवरेज स्पीड हैशटैग वेलोसिटी, इसे हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ऐसे, ठीक है। ये जो साइन होता है ना, ये वाला साइन, इस साइन के अंदर कोई भी क्वांटिटी आ जाए वो एवरेज का साइन होता है, एवरेज, ठीक है। सो दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरेज स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है, इस तरीके से दिखाते हैं, है ना। सो ये तो हो गया। देखो मैं यहाँ से एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कहाँ से डिराइव किया हूँ, ठीक है, मैं ये भी थोड़ा बता देता हूँ, आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे देख लेते हैं, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला मैं कैसे डिराइव किया। तो मैं आपको यहाँ पे एक रिलेशन बताया था कि डिस्टेंस, यहीं से आता है वो, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना। अगर मैं यहाँ पे दोनों साइड टाइम से डिवाइड कर दूँ, दोनों साइड मैं टाइम से डिवाइड कर दूँ, डिवाइडेड बाय टाइम, डिवाइडेड बाय टाइम, है ना। सो डिस्टेंस बाय टाइम कितना हो गया, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, सो दिस इज एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या हो गया, एवरेज वेलोसिटी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। याद क्या, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे भी मॉड के अंदर वेलोसिटी आया, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैंने आपको बहुत बार बताया कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है ना। सो अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पे, हेयर velocity is a vector quantity। देखो बात ऐसी है ना कि मैंने आपको यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ाया नहीं है, क्योंकि देखो यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा के कोई मतलब नहीं है। अगर मैं आपको यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा दूंगा ना तो फिर आप कर ही नहीं पाओगे उसके क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन में आपको इतने फॉर्मूले दिखेंगे ना, वो फॉर्मूला आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस चैप्टर के हैं। इसलिए मोस्ट ऑफ द कोचिंग में ना जो यूनिट एंड डायमेंशन होता है वो लास्ट में पढ़ाया जाता है 12th के बाद। इसलिए जो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी जो होती है ना वो वही बताया जाता है। बहुत सारी वेक्टर क्वांटिटी है, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है, सारी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी वहाँ बताया जाता है। तो आई थिंक कि तुम लोग को ये नहीं पता होगा कि जो वेलोसिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है, फोर्स जो होती है वो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। मुझे नहीं लगता तुम्हें पता होगा, इसलिए तुमको कन्फ्यूजन हो रहा होगा। तो तुम लोग जाके नेट पे देख सकते हो कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केलर क्वांटिटी, वहाँ से आपको लिस्ट मिल जाएगा, आप एक बार देख लेना, ठीक है। इतना तो कर ही सकते हो ना, इतना देख लेना, क्योंकि मैंने यूनिट डायमेंशन पढ़ाया नहीं आपको, ठीक है। ये तो ये हो गया, हेयर वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी,
राइट, बस इतना लिख दोगे समझ में आ जाना चाहिए। राइट, अब हम लोग आते हैं ज़रा लास्ट अपने टॉपिक पे। देख सकते हो अभी थ्योरी ही कर रहे हैं हम लोग, है ना, क्वेश्चन तो किए ही नहीं है एक भी। लास्ट टॉपिक पे आते हैं। लास्ट टॉपिक इज स्पीड एंड वेलोसिटी। अब इसे ज़रा समझो, है ना, स्पीड एंड वेलोसिटी। पहले सबसे पहले हेडिंग डालो स्पीड। स्पीड, ठीक है, स्पीड। स्पीड को अगर मैं इसका अगर मैं थ्योरेटिकल डेफिनेशन लिखूँ, है ना, थ्योरेटिकल डेफिनेशन अगर मैं लिखूँ, सो आप ऐसे कह सकते हो, इट इज द डिग्री ऑफ it is the degree of motion of fastness of a body। जैसे किसी कोई भी बॉडी कितना तेज़ चल रहा है, कितनी उसकी गति है, वो चीज़ आप कैसे डिटरमाइन करते हो? स्पीड से। फॉर एग्जांपल एक कार 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, एक ट्रेन 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही, तो आप उन दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि हाँ, ट्रेन जो है वो कार से ज़्यादा तेज़ जा रही है। आपने जज किया ना, आपने उसे जज किया, दैट्स वाई आपको पता चला कि इसकी स्पीड इतनी है। यहाँ पे एक और पॉइंट लिखो, इट इज़ ऑलवेज considered with respect to time। WRT लिख देता, टाइम के रिस्पेक्ट में ही देखोगे ना। एक पर्टिकुलर इंटरवल पे ट्रेन की जो स्पीड थी वो 200 थी, कार की 100 थी, तो उस पर्टिकुलर इंटरवल में आपने स्पीड निकाला, ठीक है। और मैथमेटिकली आप एक और चीज़ यहाँ पे लिख लो, एक और पॉइंट यहाँ पे लिख लो विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एक और पॉइंट लिख लो यहाँ पे, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। और मैथमेटिकली आप इसे डिफाइन कर सकते हो मैथमेटिकली, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, है ना। ये हो गया हमारा स्पीड। ये स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास आपको डायरेक्शन नहीं रहता, है ना, ठीक है। और यहाँ पे एक और एक चीज़ लिखना चाहो तो देख सकते हो कि इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि ये बेसिकली एक स्केलर क्वांटिटी, इसका मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक और चीज़ लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वैसे दिख जाना चाहिए, बट स्टिल इट कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता ये, राइट। सो ये हो गया हमारा स्पीड का टोटल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये स्पीड हो गया। अब ज़रा आते हैं हम लोग वेलोसिटी के ऊपर, है ना। नेक्स्ट इज़ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी पता ही है, वेक्टर क्वांटिटी है, मैंने आपको जस्ट अभी बताया। वेलोसिटी यहाँ पे आप ऐसे समझो, ऐसे आप समझो, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी इट इज़ ए अगर मैं इसका ऐसे लिखूँ, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी it is a vector quantity which is defined as displacement
ओवर टाइम, है ना. इट इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, है ना. ठीक है. और ये तो समझ में आ गया. अब देखो चूंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ गया तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, मैंने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव. तो यहाँ पे लिखो इट कैन बी नेगेटिव, है ना. इट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है. दोनों हो सकता है. ठीक है. इट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव. ठीक है. सो ये हो गया हमारा वेलोसिटी का डेफिनेशन. और यहाँ पे एक और चीज़ देख सकते हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल्स टू स्पीड. यहाँ पे आप देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है. मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल्स टू स्पीड, है ना. स्पीड इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. आप ऐसे ऐसे कह सकते हो, मॉड वेलोसिटी इज इक्वल्स टू स्पीड. जैसे हमने पढ़ा था ना कि मॉड डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस, वैसे ही होता है. मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल्स टू स्पीड, क्योंकि देखो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, नेगेटिव साइन आ सकता है, तो लेकिन मैग्नीट्यूड के अंदर अगर नेगेटिव साइन जाएगा तो हमेशा पॉजिटिव निकलेगा ना, राइट. अगर मैं ऐसे बोलूँ, लेट्स टेक एन एग्जांपल. लेट्स टेक एन एग्जांपल. लेट्स टेक एन एग्जांपल. एग्जांपल ये है कि एक ऑब्जेक्ट हमारा ऐसे ट्रैवल कर रहा है ना. ये पार्टिकल ए है, इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा, राइट, विथ 25 मीटर पर सेकेंड. 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड में ये ट्रैवल कर रहा, है ना, राइट. सो अगर मैं इसकी स्पीड पूछूंगा आपसे, स्पीड कितनी हो जाएगी बताओ. 25 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है, स्पीड में डायरेक्शन नहीं देखना. 25 मीटर पर सेकेंड हो गई. वेलोसिटी अगर मैं पूछूं आपसे, सो दिस विल बी -25 आई कैप. ये होगा -25 आई कैप. वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए यहाँ पे हमने सीधे -25 आई कैप लिखा, राइट. अगर मैं दोनों का मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ, मैंने यहाँ पे बताया ना, एंड वी नो एंड सॉरी हाँ, अगर मैं दोनों का, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लेता हूँ, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड मैंने बताया आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर हो गया, विच इज़ 625 अंडर रूट में, विच इज़ इक्वल टू 25. समझ में आया. 25 मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ से देयरफॉर स्पीड इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होती है. ये कॉन्सेप्ट है. ये अगर समझ में आ गया ना तो काम हो गया आपका. स्पीड इज ऑलवेज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है, राइट. तो चलो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं. तो हम लोगों ने स्पीड देख लिया, वेलोसिटी देख लिया, डिस्टेंस देख लिया, डिस्प्लेसमेंट देख लिया, पोजीशन ऑफ अ वेक्टर देख लिया, फिर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन देख लिया, एवरेज स्पीड देख लिया, एवरेज वेलोसिटी देख लिया. आज आई थिंक यही आज के लिए इतना इनफ है, राइट. अब हम लोग कल पढ़ेंगे. कल मैं एक्सप्लोरेशन अपन स्टार्ट करेंगे, फिर ग्राफ्स देखेंगे और फिर इक्वेशन ऑफ मोशन, फिर अपन धीरे धीरे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे. ठीक है. चलो आज के लिए इतना ही. मैं एंड कर रहा हूँ इस वीडियो को. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.